वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय फूलों की खुशबू से महक उठा। असल में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय की 161वीं जयंती पर फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें देखिए गुलाब, रजनीगंधा जैसी खुशबूदार फूलों की हजारों किस्में शामिल हैं। इस प्रदर्शनी का आगाज होते ही बड़ी संख्या में फूलों के दीवाने खिंचे चले आए और कोई अनूठे देखिए खुशबूदार फूलों की को निहारता हुआ देखा गया, जबकि कोई इनके साथ सेल्फी लेता हुआ देखा गया। प्रत्येक वर्ष मालवीय जी के जन्मदिन के अवसर पर यह मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और इस वर्ष भी ये बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार इसमें करीब 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और गुलदाउदी के करीब 25 किस्मों का संग्रह है इस बार। साथ ही साथ कोलियस और हरे पत्तियों का भी काफ़ी बड़ी मात्रा में संग्रह आए हुए हैं इस बार। इसके साथ साथ तमाम तरह के फल और सब्जियों का भी प्रदर्शन किया गया है और कटे फूलों में गुलदाउदी और रोज के हजारों संग्रह यहाँ पे लगाए गए हैं इस बार। और कुछ नए फूल जैसे कि लिनियम, कार्नेशन, बर्ड ऑफ प्राइड और एंथूरियम, ट्यूबरोज, जरबेरा, इनका भी प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ साथ वास्तुशिल्प में मालवीय जी के ऊपर इनका जो चित्र है उसका भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है। जी हां, वीर बाल दिवस के मौके पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब 300 बच्चे शबद कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए जमकर मेहनत की है। ये नई सुबह का शुभारंभ है। आज देश गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटों की शहादत में वीर बाल दिवस मना रहा है। ये स्कूली बच्चे पूरे उत्साह के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जोशीली कदम ताल हो या देशभक्ति के गीतों पर थिरकते कदम। इस पल को यादगार बनाने के लिए बच्चे शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन बच्चों का जोश बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खास शबद कीर्तन में शामिल होंगे, जिसे लगभग 300 बच्चे प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा पीएम 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। स्कूल के बच्चों ने वीर बाल दिवस के लिए जमकर तैयारी की है, रिहर्सल की है। इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को यानी आज सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आखिरकार वो पल आ गया है जब ये बच्चे वीर सपूतों के बलिदानों से प्रेरणा लेंगे और देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। देखिए, मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का। इस खास मौके पर लोकतंत्र की ये मजबूत धरोहर तिरंगे की रोशनी से जगमगाती दिखी। अलग अलग रंगीन रोशनी से चमचमाती इस इमारत ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। और बात अब एक गुड न्यूज की कर लेते हैं, जो कि डिफेंस गलियारे से आ रही है। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के सेना के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। खबर है कि इन मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है।
से सटी सीमाओं पर अब जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन को थर्राने के लिए तैनात होगी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये एलएसी पर रॉकेट फोर्स बनाने की भारतीय सेना की रणनीति का अहम हिस्सा है। ये वो प्लान है जिस पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत काम करना चाहते थे। सेना अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है और खुद को तकनीकी रूप से और मजबूत कर रही है। लिहाजा इन बैलिस्टिक मिसाइल को अब सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि अपने नाम के ही अनुरूप प्रलय मिसाइल बेहद सटीक है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकती है। Tactical battle is going on, and the tactical missiles are the surface to surface. ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका प्रहार बेहद घातक होता है। इससे दूर से ही दुश्मन के ठिकाने को नष्ट किया जा सकता है। सामरिक युद्ध क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है। यानी अब चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। प्रलय मिसाइल की स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनबी और चीन से मिली M11 और शाहीन मिसाइल है। लेकिन प्रलय मिसाइल के हमले का तोड़ किसी के पास नहीं। कई खूबियां इसे बेजोड़ बनाती हैं। मसलन इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की भारत को सख्त जरूरत है। इसकी खूबियां इसे चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार बनाती हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया था। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। गुड न्यूज ये है कि अब इसके अधिग्रहण की तैयारी अंतिम चरण में है और ये जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और शुभ समाचार आपको दे दें। रूस अगले महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ है। जाहिर सी बात है, रक्षा बेड़े में इस रूसी सिस्टम के शामिल हो जाने से हमारी सैन्य क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। S-400 ट्रिम इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया थर्राती है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना की ताकत है। इसी ताकत में इजाफा करती गुड न्यूज ये है कि जनवरी-फरवरी से रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की सप्लाई शुरू कर देगा। सूत्रों की माने तो यूक्रेन के साथ तनातनी का S-400 की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत ने 3 साल में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 2 स्क्वाड्रन को उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है और इनसे अभ्यास भी किया जा रहा है। और अब S-400 की तीसरी खेप भारतीय रक्षा बेड़े में दस्तक देने जा रही है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शातिर दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। ये रक्षा प्रणाली 4 अलग-अलग मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है।
इसी वजह से S-400 को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना के एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती की योजना कुछ इस तरह से की गई है कि इससे चीन के साथ ही उत्तर से लेकर पूर्व तक का पूरा क्षेत्र कवर किया जा सके। इस प्रणाली को रूसी हवाई और समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि S-400 की सभी यूनिट 2023 के मध्य से काम करना शुरू कर देंगी और सीमाओं पर भारत के रक्षा कवच को और मजबूत करेंगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागपुर के फेमस शेफ विष्णु मनोहर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड है 5000 किलो सब्जी बनाने का। हालांकि ये रिकॉर्ड विष्णु मनोहर के नाम दर्ज नहीं होगा, बल्कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के नाम दर्ज होगा। इस सब्जी को समरसता भाजी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि अटल जी के जन्मदिन के मौके पर बनाई गई इस सब्जी को देखने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे, जिन्होंने धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग भी की। मुंडले इंग्लिश स्कूल की 25वीं सालगिरह भी इस वक्त बनाई गई, जिसमें 1200 बच्चों ने शिरकत की। इस सब्जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये समरसता सब्जी है। तकरीबन 1200 बच्चों ने अपने घर से सब्जी इकट्ठा करके यहाँ पर लाई है और मुंडले इंग्लिश स्कूल, इनका ये 25वां साल है। और आज का दिन का महत्व एक और है कि 3-4 दिन पहले किसान दिवस हुआ था। ये सारों को ये जो समरसता सब्जी बनी, जिसमें सबका सहभाग है, इसका नाम समरसता रखा गया है। जिसमें गाजर है, आलू है, पनीर है, टमाटर है, मटर है और बाकी सारे मसाले हैं। 400 किलो तेल में इसका जो है तड़का लगाया गया और ये सब्जी जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कितने बच्चे द्वारा? ये तकरीबन 1200 बच्चों ने इसमें सहभाग लिया। बाकी स्कूल का सहभाग है, टीचर्स का सहभाग है और तकरीबन 25,000 लोग इसको खाएंगे। नए साल के एक हफ्ते पहले ही सर्दी की ठिठुरन जो है शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। पूरा उत्तर भारत जो है शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। रविवार को देखिए, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में जो आसपास का रिज इलाका है उसमें पारा लुढ़ककर 3 डिग्री तक पहुंच गया। ये सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम है। राजधानी का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी कम रहा। मौसम विभाग की अगर माने तो देखिए, अगले 5 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरा रहेगा। रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है। हरियाणा के हिसार और राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से लगभग 12 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। मतलब ठंड जो है प्रचंड है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अब खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। गंगोत्री में बर्फबारी हुई है। हालांकि ये बर्फबारी बीते दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर हुई ये बर्फबारी अपने आप में काफी ज्यादा खास है। क्यों? इससे यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचने वाले सैलानियों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। अब इन्हें इंतजार है तो नए साल के मौके पर बर्फबारी का। पहाड़ों की रानी शिमला। सैलानियों को क्रिसमस के दिन बर्फबारी का इंतजार था, मगर उन्हें मायूसी हाथ लगी। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत मेहरबान हुई। यहाँ गंगोत्री धाम और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। सुबह लोगों की आंख खुली तो कुदरत का खूबसूरत नजारा उनकी नजरों के सामने था। हर्षिल और धाराली के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। उगते सूरज के साथ सफेदी से लदे पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे। बर्फबारी से पहाड़ लुढ़क गया और शीतलहर लोगों को सताने लगी। लेकिन नए साल का जश्न मनाने के लिए हर्षिल का रुख करने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ वो बर्फबारी का मजा भी ले सकेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुल्लू मनाली समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई है। सबसे कम तापमान है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कोकम सेरी में -7.6 और केलांग में -6.4 और कल्पा में -4.6 रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में जैसे चंबा के हाई रीचेस, लाहौल स्पीति, किन्नौर के हाई रीचेस और कांगड़ा
और कुल्लू के हाई रीचेस में हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना है। यानी यहाँ पहुंचे सैलानियों की क्रिसमस पर मांगी मुराद नए साल के मौके पर पूरी हो सकती है। हमको तो इस लेवल का टेम्परेचर की आदत भी नहीं है, फिर भी स्टिल अच्छा लग रहा है। ये भी ठंडी लग रहा है। हाँ, क्या स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नोफॉल, बट अभी हुआ नहीं है। ऐसे में ठंड बढ़ने के भी आसार हैं, जिसके लिए शिमला पहुंचे सैलानियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी है। ठंडी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। यहाँ पे पुणे में नॉर्मल टेम्परेचर 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास रहता है, यहाँ पे अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो वार्म क्लोथ्स हम लोग खरीद रहे हैं, जिससे गर्म फील कर रहे हैं हम। मौसम खुद एक कयास है। ऐसे में पर्यटकों को उम्मीद है कि उनकी बर्फबारी में मस्ती की आरजू जरूर पूरी होगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फ की शानदार तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं क्रिसमस की। देखिए, दुनिया भर में क्रिसमस पर लोगों ने चर्च में जमकर प्रार्थना की, सामूहिक आराधना हुई। इसमें देखिए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बिशप, फादर और पादरी ने प्रार्थना सभा में बाइबल का संदेश दिया। क्रिसमस के रंग में जो तमाम चर्च है वो रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर नजर आए। देखिए, राजधानी दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग क्रिसमस के रंगों में सराबोर दिखे। दिल्ली में गोल डाकखाने के पास बने चर्च ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहाँ रोशनी से नहाए चर्च को देखने और प्रार्थना करने के लिए लोग पहुंचे। इस दौरान कई लोग सेल्फी लेते दिखे, जबकि छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने नजर आए। जो मास्क, सैनिटाइजर है और सोशल डिस्टेंसिंग, यही सब है। सेलिब्रेशन चलती रहेगी। कन्नॉट प्लेस इलाके में क्रिसमस के मौके पर बाजार गुलजार रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ यहाँ सैर सपाटे के लिए पहुंचे। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेरा बेटा ही इसको सेंटा बना के लेके आए हैं और मतलब काफी अच्छा लग रहा है हम लोग को। वी आर वेरी एक्साइटेड और ये हमारा अच्छा एक फेस्टिवल है। सो दिस गिव्स अस नेशनल इंटीग्रिटी एज वेल। तो वी आर वेरी हैप्पी टू कम हियर। ठंड को भुलाकर बड़ी तादाद में लोग रात के वक्त इंडिया गेट के दीदार करते नजर आए। यहाँ पहुंचे लोगों ने खाने पीने के बाद फोटो शूट कराया। बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट लग रहा है हमारे वहाँ से यहाँ पे। नहीं, अभी जा रहे हैं। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ पैलेस ऑन व्हील ट्रेन में क्रिसमस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को खास तौर से सजाया गया था। सुंदर डेकोरेशन के साथ पैलेस ऑन व्हील में जैसलमेर पहुंचे देशी विदेशी सैलानियों ने क्रिसमस का त्योहार मनाया। ट्रेन के अंदर ही आकर्षक सजावट और लजीज पकवानों के इंतजाम किए गए थे। From USA, we're here on a family trip with kids, grandkids, and we're having an awesome time on Palace on Wheels. The Christmas celebrations was A1. The food is excellent. And so far the trip has been very good. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चर्च रंग बिरंगी रोशनी से नहाए दिखे। यहाँ की बाजारों में सेंटा क्लॉज की ड्रेस और गुब्बारों की खासी डिमांड रही। पहले हम लोग मूवी देखने गए। रात में कल क्या किया था? रात में हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था और क्रिसमस ट्री को बनाया था। और विश मांगा तुमने? और मैंने विश भी मांगा था और केक भी काटे थे हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया। यहाँ पे क्रिसमस का इवेंट है और यहाँ पे खड़े हैं हम, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता एक्सपीरियंस। और मैंने पिछले जितनी बार भी गए थे 25 दिसंबर को चर्च के अंदर कभी जा नहीं पाते थे। वहाँ प्रेयर वगैरह होता था, सिर्फ प्रेयर के लिए खुला होता था। आज हम अंदर गए, अंदर कैसा डेकोरेशन होता है वो देखने को मिला। और यहाँ एक
इतना क्राउडेड भी नहीं है, तो मजा आ रहा है यहाँ आके। पूरे देश में कोविड के 2 साल बाद क्रिसमस को बड़े उल्लास से मनाया गया। हालांकि कुछ लोग जश्न के दौरान भी एहतियात बरतते दिखे, तो वहीं कुछ बेफिक्री के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते नजर आए। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी के बर्लिन में झील में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। यूं तो यूरोप के देश जर्मनी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मगर क्रिसमस के मौके पर कुछ दिलेर बर्फ से तैरती झील में नहाते हुए उतर गए। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूं तो दुनिया भर में क्रिसमस की चमक बिखरी नजर आई, लेकिन जर्मनी के बर्लिन का अंदाज सबसे जुदा रहा। यहाँ कुछ लोग अनोखे अंदाज में क्रिसमस मनाते दिखे। बर्लिन में क्रिसमस के मौके पर हाड़ कपा देने वाली ठंड में कई लोग बर्फ से जमी झील में नहाने उतर गए, मानो जैसे ये उनका रोज का काम हो। झील में दूर से ही बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की और एक एक कर ये सभी लोग झील के अंदर दाखिल हो गए। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं। Zugefroren, aber die Eisdecke ist im Gegensatz zum letzten Wochenende erheblich geschrumpft. रूह कपा देने वाली ठंड में कुछ लोग तो बेखौफ होकर डुबकी लगाते दिखे, तो कुछ किसी तरह पानी में टिके रहने की कोशिश करते नजर आए। यहाँ कई दिलेर ऐसे भी थे जिन्होंने तैरते बर्फ के टुकड़ों को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। झील के अंदर काफी देर तक इसी तरह मस्ती चलती रही। इस दौरान किनारे खड़े लोग उनका हौसला बढ़ाते दिखे। Kurz und dann kommt die Wärme von unten hoch und dann beim zweiten Mal ist das richtig schön. बाद में एक शख्स ने औजार की मदद से बर्फ के टुकड़ों को हटाया। झील में अनूठे जश्न के बाद ये लोग बाहर निकले। किनारे पर मौजूद दर्शकों ने संगीत के जरिए इनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में क्रिसमस के दिन भारी बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां हुई बर्फबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मकान के बाहर रखा फर्नीचर पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया। यहां लगा पंखा, कुर्सियां और टेबल सब कुदरत की सफेद चादर में लिपट गए। बर्फ की मोटी परत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे देखिए इस सारे सामान को किसी ने पैक कर दिया हो। इस इलाके में दूर दूर तक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कई फीट ऊंची बर्फ देखने को मिल रही है। ये कहते हैं कि अगर किसी भी कार्य को मेहनत, लगन और धैर्य के साथ किया जाए तो उसमें तरक्की जरूर मिलती है। आज के समय में भी कुछ लोग खेती को घाटे का सौदा समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग इससे लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही कमाल झारखंड के रांची की रहने वाली संजू देवी ने किया। वो अपने घर पर ही मोती उगा रही हैं। जी हां, उनके मोती की मांग जो है देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है। देखिए, ये तस्वीरें मोती की खेती की हैं। मोती सिर्फ समुद्र और जलाशयों में ही नहीं बल्कि घर में भी उगाए जा सकते हैं। झारखंड की संजू देवी ने यह कमाल कर दिखाया है और कमाई की नई राह दिखाई है। खास बात यह है कि मोती की खेती के लिए किसी बड़े तालाब की जरूरत नहीं है। संजू देवी ने अपने घर में ही सीमेंट से बने पानी की छोटी छोटी टंकियों में मोती की खेती शुरू की है। ये बहुत अच्छा लगता है हमको मोती की खेती करने में। और सुने हम बहुत ऐसा कोई आदमी लोग है कि सब चीज का खेती करता है, लेकिन हम सोचे कि चलो एक नया चीज का खेती करते हैं और अपना जीविका को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज को अपनाया है। संजू देवी पिछले 8 महीने से मोती की खेती कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। मोती को तैयार करने में करीब 12 से 15 महीने लग जाते हैं। इसके लिए सीप को खास तरीके से टंकियों में रखा जाता है और हर 10 से 15 दिन में उसका पानी बदला जाता है। इसके बाद जब मोती तैयार होता है
तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। संजू देवी ने मोती की खेती कर अपनी अलग पहचान बनाई है और साथ ही साथ इलाके की दूसरी महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया है। रांची से आकाश कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब बात उन महिलाओं की जो अलग अलग क्षेत्रों में नई इबारत लिख रही हैं। किसी कला के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है, तो कोई अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंची है, तो एक ऐसी महिला की कहानी जिसने हालात के आगे हार नहीं मानी और संघर्ष का रास्ता अपनाया। इन महिलाओं की कहानी दूसरों के लिए मिसाल है और महिला शक्ति का प्रमाण है। पुलवामा की आसमा भी, चेन्नई की डॉक्टर श्रीमती किशन, मेरठ की प्रियंका शर्मा। तस्वीरों में दिखने वाली ये तीनों महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी है। अपनी लगन और मेहनत के बूते इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। सबसे पहले बात पुलवामा के पंपोर की रहने वाली आसमा की, जिन्होंने अपनी कला के जरिए खास पहचान बनाई है। आसमा की डिजिटल आर्ट और चित्रकारी के चर्चे देश से निकलकर दुनिया तक पहुंच गए हैं। आसमा डिजिटल आर्ट के जरिए अब घर बैठे न केवल पैसे कमा रही हैं, बल्कि दुनिया में अपनी नई पहचान भी बना रही हैं। पहले जो मैं थी, मैं ज्यादा पेंसिल स्केचिंग करती थी एंड देन आई वेंट टू वाटर कलरिंग। फिर मैं वाटर कलर से सीखा एंड इवेंचुअली बिफोर फ्यू इयर्स आई गॉट टू नो अबाउट डिजिटल आर्ट। सो आई स्टार्टेड विद माय फोन। अब बात करते हैं चेन्नई के श्रीमती किशन की। इन्होंने एक खास तमगा हासिल किया है, वो ये कि जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण अनुभव करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 9 दिसंबर को अमेरिका के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मुहिम में 12 पुरुष यात्रियों के साथ ये अकेली महिला थी। किशन भारतीय एयरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और सीईओ हैं। They gave training for only a couple of hours, and that was all very simple training, and I think anybody can do that. But being the first Indian woman to do something like this was an amazing experience and out of the world feel, I should say. और अब ये तस्वीर भी देखिए, यह है मेरठ की प्रियंका शर्मा, जो यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। पति की मौत के बाद जिंदगी के संघर्ष का सामना करने के लिए प्रियंका ने पहले ट्रक चलाया और अब ये सफर रोडवेज की बस तक आ पहुंचा है। प्रियंका अब अपनी नई पहचान के साथ सड़कों पर न केवल फर्राटा भर रही हैं, बल्कि लोगों को सुरक्षित सफर भी करा रही हैं। 2020 में योगी जी ने और मोदी जी ने महिला चालक की वैकेंसी निकाला था, तो हमें पता लगी। फिर हम सर फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरे तो कानपुर के प्रधानाचार्य जी ने हमें 2022 में भर्ती लिया। फिर वहां से हम सब ट्रेनिंग करके मई में 15 मई को पास हो गए, तो सितंबर में हमें 1 सितंबर को ज्वाइनिंग कौशाम्बी मिली। इन तीनों महिलाओं का संघर्ष समाज से ज्यादा खुद से था, क्योंकि हुनर तो था, बस उनको पहचान मिलनी बाकी थी, जो अब मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।